नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं चलते चलते। आज चलते चलते में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, शायद ही आपको दुनिया में ऐसी शख्सियत मिले जिन्होंने अपने 30 साल के करियर में करीब 40 लोगों को फांसी और 650 लोगों को मृत्युदंड आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई है। जलगांव महाराष्ट्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की मिर्ची बड़ी फेमस है, वहाँ से है और आतंकवादियों को मिर्ची इनके स्वभाव से लगती है। महाराष्ट्र का ये जो स्वरूप है, इसमें आपका एक बड़ा योगदान है आतंकवाद को और यहाँ के जो क्राइम है उसको ख़त्म करने में। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री दिया है। पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपको पद्मश्री मिला है उसके लिए। और अभी हम चलते चलते शुरू करेंगे। क्या इतने साल के सफ़र में आपको पुरस्कार मिला है, अब एक मुकाम और उस मुकाम को एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो क्या कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं ये पुरस्कार से बहुत आनंदित तो हूँ, लेकिन एक ऐसा सम्मान है जिस सम्मान से मैं आम आदमी से आज जुड़ा हुआ हूँ। ये राष्ट्र पुरस्कार है, इसमें कोई संदेह नहीं। पद्म पुरस्कार कई लोगों को मिलता है और मैंने देखा है कि ये पुरस्कार जैसे अनाउंस हुआ और मुझे मिलने के बाद जो आम आदमी को लग रहा था कि जैसे उनको ही पुरस्कार मिला। इसका मतलब ये है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो गुनहगारों के खिलाफ जो मेरी जंग चलती है, उससे आम आदमी को लगता है कि ये हमारा आदमी है और हमारे आदमी को पुरस्कार मिला है। इस तरह की खुशी कई बार कई लोगों से मैंने सुनी है और कई बार लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी किया। इसलिए मैं और मेरी पूरी फैमिली इस पुरस्कार से तो बहुत सम्मानित हूँ और भारत सरकार के भी बहुत ऋणी। बिल्कुल। क्या ये देरी नहीं हुई थोड़ा मिलने में? देखिए, देरी हुई या न हुई इस वाद में तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये बात तो सच है क्योंकि आपको देना एक साहस का काम है। आपने जिन लोगों के खिलाफ केस लड़ी, दुर्भाग्य में इस देश में उस लोगों के बारे में राजनीति होती है, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम वाली बात होती है। कांग्रेस की रणनीति ऐसी रही कि उनको लगता था कि मुसलमान नाम लेते ही वोट की समस्या खड़ी हो जाए और आपको अगर पद्मश्री देते तो उनके वोट कट जाते। ऐसी सोच रखने वाले दिग्विजय जैसे नेता उस पार्टी में थे, तो आपको तो नेचुरली उसमें मिलना ही नहीं था। इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि इसके पहले भी 3 बार महाराष्ट्र सरकार ने, हालांकि वो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी मेरा नाम भेजा था। पर दिल्ली में क्या गड़बड़ हुई मुझे मालूम नहीं। मेरा नाम तो अलग है, दिल्ली टेढ़ी है। दिल्ली तो क्या, दिल्ली मैं नहीं कहूंगा दिल्ली टेढ़ी है, दिल्ली तो हमारी राजधानी है। पर दिल्ली में ऐसे कोई चमत्कार हो जाते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। पर उस बात को छोड़ दो पिछले गए दिनों से। लेकिन आज जो मुझे पुरस्कार मिला है, ये बहुत अहम पुरस्कार मैं मानता हूँ और सभी लोगों ने इसकी सराहना की है और लोगों को मुझे एक ऐसा महसूस भी हुआ कि आम आदमी को लगता है कि गुनहगारों के खिलाफ लड़ना चाहिए, डट के लड़ना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। ये जो मानसिकता मैंने देखी है, ये बड़ी अद्भुत मानसिकता। और भगवान ने आपको एक दूसरी जो अच्छी कला दी है। कोर्ट में तो आप जो जिरह करते होंगे, आर्गुमेंट करते होंगे, वो तो हम लोगों को बाहर किसी को नहीं देखने को मिलते, लेकिन आप कैमरे के सामने भी जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व जैसे करते हैं, उससे लोगों को लगता है कि हमारी बात कोई अंदर कर रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा संस्था है कि जो सिर्फ सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन पूरी सोसाइटी को कोर्ट के सामने पेश करता है। मैं इसलिए कहता हूं, हमेशा मेरी कोर्ट में भी ये दलील रहती है कि मैं सिर्फ सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आम आदमी का प्रवक्ता है। और जब गुनहगारों को सजा दिलाने का जब सवाल आता है, तो मेरी यही मांग रहती है कि हम क्यों कड़ी सजा मांग रहे हैं। उसका मतलब क्या, सिर्फ गुनहगार को सजा इतना ही नहीं, लेकिन एक समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह से अगर गुनाह कोई करता है, घिनौना काम करता है, तो उसे ऐसी बेहतरीन सजा मिल सकती है, कठिन सजा मिलनी चाहिए जी। बिल्कुल। इतने लोगों को आपने सजा दिलाई, लेकिन अभी भी उन लोगों का जो सपोर्ट करने वाले हैं, साइलेंट सेल है या राजनीतिक क्षेत्र में उनके समर्थक है, जिनके कारण ऐसे लोग पकड़ना पहले तो मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में तो कैंपेन चला था कि मुसलमानों को अरेस्ट ही मत करो, कुछ घटना कहीं पर होती है तो। इसमें कितना मुश्किल होगा आपके लिए काम करना? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश तो लोकशाही है, हर कहीं व्यक्ति को पूरा स्वतंत्र है, अधिकार है।
फिर भी आज कई बार गुनहगारों का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, उदात्तीकरण किया जाता है, और कई बार गुनहगार का मजहब से उसे जोड़ा जाता है। जब कोई गुनहगार गुनाह करता है तो किसी मजहब से नहीं जुड़ता है, लेकिन इस तरह से कुछ लोग इस प्रकार की उसको उपाधि दे देते हैं। नहीं, लेकिन अगर धर्म से नहीं जोड़ते तो मरने के बाद उनको दफनाया क्यों जाता है? नहीं, कठिनाई तो यही है हमारी। देखिए, आज मैंने कई ऐसी संगीन दहशतगर्दियों के खिलाफ जो जंग लड़ी, जिसमें कई लोगों को फांसी तक सजा हुई, आखिर ये व्यक्ति क्यों इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि भाई ये आतंकवादी इस प्रकार का था, ये इस धर्म से जुड़ा था? आतंकवादियों को कोई ना धर्म रहता है ना कोई जात रहता है। और इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे देश में यही एक विशेषता है। हमारा देश में बहुत लोग अलग जाति के रहते हैं, धर्म के रहते हैं, और इसलिए भी हमारी डेमोक्रेसी उच्च है। लेकिन कुछ ही लोगों को ग्लोरीफाई होता है। अब जिस याकूब को फांसी देने के लिए आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, हिंदुस्तान ने इतनी सारी न्याय प्रक्रिया उसके लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खोला, लेकिन फिर भी उसके प्रति ग्लोरीफाई किया। उसी एक ही दिन पे एपीजे अब्दुल कलाम, देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, दुनिया में जाने माने इतने बड़े साइंटिस्ट, उनके अंत्य यात्रा पे कम लोग थे और याकूब के अंत्य यात्रा में ज़्यादा लोग थे, जो मुंबई में आपके राज्य में हुआ। देखिए, ये अगेन मैं इसको बारे में यही कहूँगा कि आतंकवादियों को किस तरह का तुम मुलामा देते हो, और आतंकवादियों से मजहब से अगर तुम जोड़ते हो, क्योंकि राजनीतिक फायदा है। मैं आपको इस पे ज़्यादा नहीं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा राजनीतिक जवाब हो जाएगा, लेकिन मेरा दर्शकों तक ये पहुँचाने का प्रयास है कि इतना कठिन होते हुए भी 40 करीब 37 लोगों को आपने फांसी दिलवाई, ये बहुत बड़ा काम है, और 650 लोगों को आजीवन कारावास की बात भी हुई है। लेकिन अब क्या होता है, मैं पिछले दिनों डीजी वंजारा जी का चलते चलते किया, मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, 8 साल उनको जेल में रखा। मतलब एक तरफ आतंकवादी आके खुलेआम कहीं पर भी गोलीबारी करके जाते हैं, बॉम्ब फोड़ के जाते हैं। पहले तो उनको अरेस्ट मत करो क्योंकि वो एक धर्म से जुड़े हैं, अगर ना करो तो इनकाउंटर भी मत करो क्योंकि ह्यूमन राइट्स संगठन आगे आ जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स संगठन हो गए, ये सारे लोग हो गए, ये लोग आपके काम में बाधा नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसको कोई हमारे काम में बाधा आती है, क्योंकि आज तक 23 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। डिले तो हुआ ना काम, कितना लंबा टाइम लगा? डिले नहीं हुआ, डिले तो मैं नहीं मानता हूँ, डिले नहीं हुआ है, इसमें कोई डिले नहीं हुआ। कसाब की ट्रायल हमने आज एक उदाहरण है, बाकी तो सारे 93 के ब्लास्ट कितने लंबे तक चले। 93 के ब्लास्ट में आरोपी भी की संख्या बहुत ज्यादा थी, ये कोई कम नहीं था। आरोपी के वकील भी इस सुनवाई को लंबा खींचने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, और पुख्ता सबूत होने के कारण उनको सजा तय है। अगर सजा तय है, नहीं, अंडर ट्रायल प्रिजनर, देखिए मैंने ये देखी है, एक उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। स्ट्रैटेजी ये है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर रहने के कारण उन्हें कई जेल से फैसिलिटी मिलती है, कानून है वो हमारा, और उसे वो नहीं चाहते कि तुरंत ट्रायल चली जाए और सजा हो जाए, ताकि उनको कन्विक्टेड प्रिजनर है, कन्विक्टेड प्रिजनर को फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो इस तरह का फायदा 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में कई बहुत कम आरोपी ने जमानत का अर्ज किया था। क्यों किया था? बहुत कम लोगों ने, क्योंकि उनको मालूम था कि हमें सजा होनी है, तो अंडर ट्रायल प्रिजन हो क्यों नहीं। और इसलिए जब 12 साल 13 साल सजा हो गई, तब कई बार तो जजमेंट के बाद छूट गए, बाहर चले गए। लेकिन इसमें मैं जो फोकस इस पे कर रहा हूँ कि जो बचाने वाले हैं आतंकवादियों को और उनको, वो इतनी उनकी ताकतें हैं। अब देखिए, मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए, मीडिया को तो बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि लेकिन आज निगेटिविटी समाज में ज़्यादा दिखाई जाती है, पॉजिटिविटी कम है, और इसलिए मैं सुदर्शन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। चीज़ें अच्छे समाज में पॉजिटिविटी दिखाती है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। कुछ निगेटिविटी आ गया तो लोगों के मन में लगता है कि क्या नैराश्य आ जाएगा, हम अच्छे काम क्यों नहीं दिखाते। और जो भी मैंने आज यह संपादन किया है, सिर्फ इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं है, जो मेरा अमान्य का सामान्य गवाह है, वो गवाहदार न्यायालय में आके अपनी जान पे खेल के कई पुलिस कर्मियों की, जो पुलिस कर्मियों ने हमेशा मुझे रात दिन साथ दी है, ये हमारे सुरक्षा कर्मी जिन्होंने मेरे लिए बहुत सुरक्षा के लिए कड़े तंजाम रखे हैं। और इस तरह से इससे टीम वर्क, मैं अकेला उज्जवल निकम का चेहरा, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन उज्जवल निकम के पीछे जो शक्ति है, वो शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज हमें जब चलना होगा
कि कोई भी मामले में, देश हित के मामले में आप राजनीति जरूर कीजिए, आप कूटनीति जरूर कीजिए, लेकिन देश का जब इंटरेस्ट एक होता है तब वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल। अब देश द्रोह, देश प्रेम, इसकी भी व्याख्या बदल रही है, और दिल्ली तो कूटनीतिक और षड्यंत्रों की राजधानी है, इसलिए महाराष्ट्र में तो आप लोग ये ज़्यादा नहीं झेलते, यहाँ पर आपको सर्वपक्षीय सपोर्ट मिलता है, लेकिन वहाँ तो देश के खिलाफ नारे लगाने वाले के लिए भी खड़े होने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देखिए, आज मैंने ये देखा, समाज में जरूर देखा है कि अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट को एक बात कह दी, लेकिन एंटी नेशनल है ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो ठीक है। ये मीडिया कैसी उकसाती है कुछ बात। मैं मीडिया का मित्र भी हूँ और मीडिया की आलोचना भी करता हूँ। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमें अच्छा बनाना है। बिल्कुल। और अगर मीडिया की भी कहीं गलती होती तो मीडिया को कौन दिखाएगा? मीडिया तो एक लोकशाही का बड़ा आधार स्तंभ है, तो मीडिया की गलती होती है तो मैं कई मीडिया के दोस्त के लोगों को बताता, भाई तुम क्या कर रहे हो, आपके समझ में आ रहा है, आप इससे डिवीजन कर रहे हो। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि भारत माता की हम नहीं जय बोलेंगे, आप उसको निग्लेक्ट करो, उसको उसका विचारो, आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसको आप बढ़ावा देते हो। इस तरह से मीडिया क्या हो गया है कि मीडिया अभी सेवा का क्षेत्र नहीं रहा, अब ये बिजनेस हो गया है, और इस कारण वहां पर पीआर एजेंसी, आपको पता है मीडिया आज तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में। हाँ, कई नहीं, ज्यादातर मीडिया, मतलब ज्यादातर मीडिया इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस के इसलिए है क्योंकि उनको चाहिए ऐसे भोपू चाहिए। और दूसरा क्या है, ये क्षेत्र बदल गया है, रणनीति बदल गई है। पहले जो सामने से लड़ाई होती थी, अब वैसी नहीं रहे। आप लोग कोर्ट में जो जिरह करते हैं उसके पीछे पब्लिक आउटक्राई के नाम पर मीडिया से माहौल बनाया जाता है। या आपने तो सजा दे दी, आपने या पूरी न्याय प्रक्रिया ने अपनी जान दांव पे लगाकर जजेस ने सजा दे दी, लेकिन याकूब के लिए माहौल बनाने के लिए 19 पब्लिक रिलेशन कंपनियां लगी हुई थी। 19, भारत सरकार अभी उसकी जांच कर रही है, हमने पूरा डिटेल उनको दिया है। और वो 19 एजेंसियों ने जो पब्लिक में जिनकी इमेज है, ऐसे बॉलीवुड के लोग, सोशल एनजीओ के लोग, मीडिया के लोग, उन और सांसद, उन लोगों से फांसी के खिलाफ कैंपेन चलाया। अब वो फांसी याकूब के समय क्यों? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में पूरा हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसका मत सामने रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुनहगार को फांसी हो तो हमें फांसी कड़वी लगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमें देखना चाहिए कि उस गुनहगार को फांसी क्यों हो रही है, जिसका दुष्कर्म है वो सीधे से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में होती है, कोई हमेशा किसी को फांसी नहीं दी जाती है। तो अब आप इस लड़ाई के साथ साथ, मतलब आपको अब मैं आपके थोड़ा अनुभव लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आपने वीआईपी केसेस भी, वीआईपी तो मैं नहीं कहता, लोगों के हिसाब से वीआईपी और सेलिब्रिटी वाली केसेस है वो भी डील किए। संजय दत्त जैसी केस को डील किया, जहां संजय दत्त के पिता इतने बड़े कांग्रेस के नेता, इतने बड़े फिल्म स्टार, खुद संजय दत्त एक फिल्म स्टार, उसकी बहन सांसद, और कितना बड़ा ओहरा उसके बगल में, पूरी मीडिया इंडस्ट्री उसके साथ, फिर भी आपने डट के सामना किया। क्या अनुभव रहा? देखिए, पहली तो बात ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला, पहली बात। ना मुझे किसी ने कुछ तरह से धमकाया कि आप इस तरह से काम करो, उस तरह से काम, क्योंकि उनको पता था ये आदमी बदलने वाला, पता था कि मेरा जन्म हनुमान जयंती का जन्म है तो मैं किसी का तो सुनने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात ये भी है, हाँ ये मैं मानता हूँ कि आज तक मेरे करियर में कई ऐसे मामले थे जिनमें कई राजनीति लोगों ने कहा कि उज्जवल जी ये तो हमारा आदमी है। हमने कहा भाई तुम अच्छा वकील लगा लो, क्या आप चाहते हो कि मैं उज्जवल जी हार जाए? तो बोलते नहीं। तो आप किस तरह से सामने वालों को बताते हो, डील करते हो? अगर मैं कहता हूँ नहीं मैं हरिश्चंद्र हूँ, ये क्या बात बता रहे आप, मैं नहीं करूँ, तो उसको ईगो टूट जाएगा। सो यू हैव टू डील देम वेरी टैक्टफुली, क्योंकि हर आदमी चाहता है परिणाम को देखना है, हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना है। और जब हम हमारे लक्ष्य के पास जाते हैं तो बीच में तो कांटे आते हैं और कांटे को फेंक देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी संजय दत्त जैसा मुद्दा, जो कि हालांकि इस देश की न्यायपालिका का ये यश भी है कि उसको सजा हुई, अंदर रहा, ये बात और है कि पॉलिटिकल और बाकी कारणों से उसको थोड़ा जल्दी छोड़ा गया। अभी भी ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जमानत हो चुकी है या उनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वो जेल में फिर भी इसलिए पड़े हैं क्योंकि 100-150 रुपये का बॉन्ड भरने के लिए उनके पास कोई आदमी नहीं है, और संजय दत्त उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये अपयश नहीं है न्यायपालिका का? देखिए, न्यायपालिका अपयश मैं मानता हूँ कुछ हद तक है, क्योंकि जैसे जिस ऐसी प्रकार का कोई घटना होती है, अगर न्यायपालिका को ज्ञात होता है तो न्यायपालिका खुद हस्तक्षेप करती है।
लेकिन मैंने एक देखा कि आज हमारे कानून में कुछ बदलाव जरूर करना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल, मैं ये सवाल जी। आपकी इंटरव्यू के लिए मैंने जब सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला जी। तो लोगों ने ये बात लिखी है जी। कि निकम जी को ये जरूर पूछिए कि जो कानूनों का आतंकवाद है उसको भी तो बंद करना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल कानून का आतंकवाद को भी बंद करना होगा। जिस तरह आज जुडिशियल एक्टिविज्म है, हाँ। उसे हमें देखना होगा कि इस हद तक ये ठीक है। तो आप उसके लिए क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए मैं क्या सोचूंगा, नहीं, मैं मोदी जी ने भी कहा है, हाँ। मोदी जी ने भी कहा है, वो मोदी भी जी ऐसे ने- कानून मोदी को जी ने जरूर हमें पूछना चाहिए तो हम बताएंगे कि मोदी जी नहीं, को वो क्या- हम आपकी बात पहुंचाएंगे क्योंकि देश के हित में है। और पहला प्रधानमंत्री जिसने कहा है कि कानूनों का आतंकवाद हमको खत्म करना है, क्योंकि दुर्भाग्य से आतंकवादियों के प्रति कानून सख्त होने के बजाय जो मासूम लोग हैं ना उनके प्रति ज्यादा सख्त नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, है। देखिए, आतंकवाद आज नहीं मानता हूँ जी। आज मुझे चौहान बताइए, जी, नहीं आप चौहान मुझे जी, मैं बताइए, नहीं मानता हूँ ये। आम आदमी आज न्याय खरीद नहीं सकता, ये स्थिति है। ये लोग महंगे महंगे वकील लगाते हैं, चार्टर प्लेन से वकील आता है, उसको लाखों रुपए की फीस दी जाती, करोड़ों की, लाखों नहीं करोड़ों की फीस दी जाती है और वो न्याय खरीद के चला जाता है। नहीं, नहीं, एक ऐसा- आदमी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं भाई साहब, एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से आदमी सर्वोच्च न्यायालय में आके केस नहीं लड़ सकता, ये मैं दावा कर। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पैसों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये बात सही है। लेकिन ये बात कहना गलत है कि सिर्फ अमीरों के लिए कानून है और गरीबों के लिए फीस ऐसी है, फीस ऐसी मानता है, हूँ, लोगों ये- टाइम इतना जाता है। वकील, बड़े जो वकील है वो गरीबों के लिए नहीं खड़े रहते, ये बात सही है। हाँ। ये मैं मानता बिल्कुल। हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून इसे अनदेखा करता है। कानून, अगर कानून के ध्यान में, कानून ने तो देखिए, देखिए कानून- हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म इतना भी अच्छा है कुछ हद तक कि पोस्ट कार्ड अगर किसी ने भेजा है तो कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया है। लेकिन ये बात से मैं सहमत हूं कि जो इंटरफेरेंस कुछ चीजों में जुडिशियल का चलता है, पाती हो गए। वो कहीं हद तक तो उसे लक्ष्मण रेखा पार करता है, ये मैं मानता हूं। और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई हमने लोगों के मन में न्याय के प्रति एक विश्वास दिलाना चाहिए। लेकिन आम आदमी क्यों खुश होता है कानून का एक्टिविज्म? आम आदमी को लगता है कि देखो ये बड़ा आदमी, इसको कैसे हो गया। लेकिन आम आदमी के ध्यान में ये नहीं है ये करना भी कानून का गलत है। देखिए, कई चीजें अपने सामने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि नहीं, तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट नहीं है, तुम अंदर रहो, ये करो। इस तरह से जो ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म है, कई बार इससे हमारे लोकशाही को थोड़ा सा संदेह हो जाता है। और इसलिए जो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, जुडिशरी ने सोचना चाहिए, आपस में दोनों ने मिलकर सोचना नहीं, चाहिए। क्योंकि आपकी प्रोफाइल, आम आदमी का विश्वास आपकी जुडिशरी प्रोफाइल ऐसी है ना, आपने 30 साल लगातार जो काम किया है, जिस प्रकार से किया है, जिस केस को डील किया है, ये हिंदुस्तान की आज भी चुनौती है और आने वाले दिनों में ये चुनौती बढ़ने वाली है। आईएएस के 1 लाख से ज्यादा जो बच्चे, उधर लोग जिनको बच्चे कहते हैं, मैं तो देशद्रोही आतंकवादी कहता हूँ, जो आईएएस में प्रशिक्षण लेने गए हैं या उधर गए हैं, जब वापस आएंगे और आईएएस का निशाना जब हिंदुस्तान होगा तो आज की ये न्याय प्रक्रिया हिंदुस्तान को बचा नहीं पाएगी। देखिए, न्यायपालिका ये काम नहीं है। न्यायपालिका का काम एक है कि उनके सामने जो सबूत आते हैं उस पर न्याय देना। गति चाहिए ना, ये काम नहीं- गति अगर चाहिए आप- ना। अगर ये आप मानते हो कि ये न्यायपालिका काम है तो गलत है। न्यायपालिका का काम जरूर यहाँ तक है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी हुई है, जिस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिसे कई कड़ी मेहनत लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बचाना रखना चाहिए। और एक बात कि गुनहगार जो कानून का मजा उड़ाता है उसके प्रति कानून का खौफ पैदा करना, ये कोर्ट का काम। ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देश है या देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल सही, देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, है। कानून है, बदले जाए ना। देश के हित में क्या है, समय के बदलना अनुसार, चाहिए, समय के बदलना अनुसार चाहिए। बदलाव आने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल था सरकार का, हाँ, वो आना चाहिए। वो आना चाहिए उसमें था। उसमें कुछ जो खामियां थी उसको दूर करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि सरकार एक स्टेप लेती है, कोर्ट को लगता है कि ये हमारे काम में और उसको स्टे दी जाती है। इसीलिए सरकार और अमेरिका में जुडिशरी- एक हमले के बाद तुरंत होमलैंड का एक्ट बनता है, तुरंत, और वो तुरंत एग्जीक्यूट होता है। भारत में एक पोटा कानून, सत्ता बदलती है, उसको बदला जाता है, जिस पोटा के आधार पर निश्चित आपको उपयोग होगा ये सारी सजा देने में। हाँ, और वो कानून भारत में नहीं आ पाता, उसके लिए राजनीति नहीं, कानून आया था, नहीं ऐसा नहीं है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया इसलिए
क्योंकि कुछ पुलिस ऑफिसर ने उसका गैरवापर किया था, मिसयूज ठीक है, किया था। वो तो होना है। फिर भी मैं कहता हूँ, सख्त कानून के आप पक्ष में हैं। हाँ, मैं सख्त कानून में पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर सख्त कानून है, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी किचन हैज अ कॉकरोचेस। हर कोई जो स्वयंपाक रहता है, किचन रहता है, उसमें तो कॉकरोचेस होते हैं। उसको मारो। तो फिर हम किचन तो रखते हैं ना खाने के लिए, क्या किचन हटा देते? नहीं हटा देते, लेकिन कॉकरोच नहीं होने चाहिए, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रकार का सख्त कानून का अगर कोई मिसयूज करता है तो कानून में प्रावधान करो कि जो मिसयूज करे उसे कड़ी सजा हो जाए। बिल्कुल, इसी चीजों में, इन चीजों में हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आगे आए, आप भाई हमें दिल्ली में बुला लो, हाँ, सलाह देंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। महाराष्ट्र में हम किसी की सलाह देंगे। नहीं, बिल्कुल देंगे। और इस देश के प्रधानमंत्री सौभाग्य से ऐसे कि जो किसी की भी सलाह सुनने के लिए तैयार है, सलाह अगर अच्छी है और आप वो दे। इसलिए मैं आज की इंटरव्यू में न्यायिक बदलाव और प्रक्रिया पर भी जोर दे रहा हूँ कि जिसमें आपकी बड़ी एक्सपर्टी है। अब आपसे दर्शक ये भी सुनना चाहते हैं कि आपने कसाब को कैसे सजा दी, क्या मुश्किलें आई, उस पर भी थोड़ी जानकारी। देखिए, अजमल कसाब जो एक बचा हुआ एक दहशतगर्दी था, तो मेरे सामने सिर्फ अब कसाब को फांसी देना इतना मकसद नहीं था। मेरे सामने जो बड़ा मकसद था कि दुनिया के सामने ये पेश करना था कानून के तौर पर कि हमारे देश में किस प्रकार का आतंकवादियों को स्पॉन्सर किया जाता है। सभी को मालूम था कि 2008 की 26/11/2008 की पहले जितने भी आतंकवादी घटना देश में हुई, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हम कहते भी थे, शोर भी मचाते कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान बोलता है ये कश्मीर के लोगों के लिए लड़ाई है। और पूरी फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका सही, सब ये कहते हैं कि इनका अंदरूनी मामला है, ध्यान नहीं देते। लेकिन 26/11 का ये पहला मामला ऐसा है कि जिससे दुनिया को ये हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में इसकी साजिश हुई थी और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता। मैंने तो ये भी कहा था मेरे दलील में कि पाकिस्तान में टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्री है, ये मशीन है, और वहां से भेजे जाते। और इतना ही नहीं, तो हमने उसके लिए अमेरिकी FBI के एजेंट्स भी एग्जामिन किए थे। हमने ये चुनौती मान ली थी क्योंकि लोगों के मन में एक डर था कि 93 के बम ब्लास्ट को 14 साल लग गए और इसमें भी 12 ऑफेंसेस हमने रजिस्टर किए थे, इसको भी ये लगे। लेकिन मैंने कानून के कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए कि जो एफिडेविट पे सबूत लेना पहली बार हुआ हमारे महाराष्ट्र में, देश में भी बहुत रेयरली होता है। जो फॉर्मल विटनेसेस उनका हमने एफिडेविट पर एविडेंस लिया, इसलिए हमने जो विटनेस की, गवाहदार की जो संख्या थी वो हमने कम कर दी। और इससे ये खटला तुरंत की 8 ट्रायल 9 महीने के अंदर मुंबई में खत्म हुई, हाई कोर्ट में 1.5 साल, सुप्रीम कोर्ट में 1.5-2 साल। कसाब का हिसाब हमने पूरा किया। बिल्कुल, और इससे भारत में कॉन्फिडेंस भी आया, लोगों को लगा। और कसाब की ट्रायल में मैं बताऊंगी, कसाब हर वक्त हमेशा ढोंग करता था, एक नाटक ड्रामा कर, बहुत ड्रामा करता। लेकिन हमने ये कह दिया कि बदले तुमने रंग बहुत, बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक ला ही दिया हमने तुझे कसाब। वाह नहीं, उससे हिंदुस्तान को अच्छा सुख हुआ। हालांकि उसको खुलेआम फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन डरपोक सरकार, आप इस पे मत बोलिए, हम तो बोलेंगे उसके खिलाफ। खुलेआम का मतलब मुझे ये नहीं कहना है कि इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया पे फांसी दे, उसकी डेट अनाउंस करके फांसी देनी चाहिए थी। वो चोरी छुपे फांसी दे के, चोरी छुपे नहीं है भाई साहब। देखिए, हमारे देश में लोकशाही ऐसा है कि हमारे देश में कोई भी किसी को भी कोई स्वतंत्र फिल्म बनाता है। कई बार तो कसाब को फांसी देने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि सचमुच कसाब को फांसी दी गई, क्या कसाब एक दूसरा था? हमारे यहाँ भी कुछ पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने लिखा कि कसाब वो कसाब नहीं था, झूठ कसाब था। वो घर के भेदी सब जगह होते हैं। भेदी नहीं है, उनके भेदी नहीं है, उनको समझने में कम मिला। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। नहीं, अभी चिंता क्या है, उसको जहाँ फांसी दे दी वो कभी आगे जाके कोई बड़ी मजार बने, वहां पर कोई और बड़ी कोई चीज बने। ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है, दिल्ली में हो रहा है ना, जहाँ पर गुरु को दी, अफजल गुरु को, वो अब मांग रहे, वो हस्ती हमको कश्मीर लेके जानी है बोल रहे, और जहाँ अभी है वहां पर हमको मजार बनाने दो। ये तो इस देश की राजनीति। खैर, और अभी हम कसाब की बात कर रहे हैं, तो डेविड हेडली मामले में जो प्रोग्रेस है, मीडिया में रिपोर्ट तो आ ही रही है, लेकिन जो कि आज आप हमारे साथ कैमरे के सामने हैं, तो उस पर भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं पाकिस्तान में भी गया था, आपको पता है कि मुझे पता नहीं है। कसाब को फांसी देने के बाद भारत सरकार का 4 लोगों का जो डेलीगेशन गया था, उसमें मैं एक मेंबर था और 3 मेंबर भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। तो हमने उसी बार 8 दिन मेरा वहाँ निवास था,
और उसी दिन हमने कहा था पाकिस्तान का, तुमने जिन लोगों के खिलाफ जो ट्रायल चला रही है वो तो छोटे मोटे लोग हैं, तुमने तो बड़े मासी को लगता हाथ भी नहीं लगाया। तो कहते थे नहीं 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 निगम जी तुमने सबूत नहीं दिया। मतलब कैसा सबूत? साजिश कहाँ हुई थी? बोले साजिश हमारे यहाँ हुई थी, हम मानते हैं। फिर आतंकवाद कहाँ हुआ उसका साजिश के मुताबिक? बोले तुम्हारे यहाँ हुआ। मतलब हमने सबूत कौन से भेजे? तो आतंकवाद जिससे हुआ उससे भेजे। मतलब साजिश के सबूत किसने ढूंढने चाहिए? तुमने ढूंढने चाहिए, तुम्हारे जमीन पे। वो कहते नहीं तुमने ढूंढने चाहिए। मैं ये चोर उल्टा आपने तो बड़ा अच्छा वहाँ रोल किया, लेकिन आपके वापस आने के बाद उन्होंने तो लखवी को छोड़ दिया। देखिए इसलिए हमने डेविड हेडली की गवाही ली। यही आपने भाई सही सवाल हमें पूछा है। बल्कि पाकिस्तान सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो हाजिर भी नहीं हुआ वहाँ। नहीं, डेविड हेडली का देखिए, डेविड हेडली एक ऐसा शख्स था कि उसे अमेरिका में 35 ईयर्स तो सजा हो चुकी है, उसे तो हम नहीं ले आ सकते। एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर दिया, लेकिन वो उसे लेकर आना मुश्किल ही था। और इसीलिए हमने सोचा कि हमें एक मालूम है कि कांटे से कांटा निकालना चाहिए। डेविड हेडली, ये इसकी और अमेरिकन सरकार का एक करार हो गया था, प्ली एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, और उसके मुताबिक डेविड हेडली ने यह मान लिया था कि ना मुझे भारत सौंपा जाएगा ना पाकिस्तान सौंपा जाएगा, लेकिन जो भी साजिश के बारे में मुझे मालूम है उसकी पूरी मालूमात आपको दे दूंगा। और ये रिटर्न एग्रीमेंट था। जब मेरा ध्यान गया उस पर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसे हमें यहाँ एक आरोपी कर दे, क्योंकि मेरे यहाँ मुंबई में 26/11 का जो एक आतंकवादी अबू जिंदाल जो कराची में था, जो बीड डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र का बीड डिस्ट्रिक्ट का लड़का है, और उस वक्त हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिस्क्लोज करता है कि 26/11 का आतंकी हमला जब चालू था तो वो कराची के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था। हमारे एजेंसीज ने उसका वॉइस इंटरसेप्ट कर लिया है और हमने मैच कर लिया, वही था। और उस केस में हमने डेविड हेडली को आरोपी बनाया, उसको माफी दे दी, माफी का गवाह बन गया। कानून के तौर पर माफी का गवाह ये बड़ा अहम सबूत रहता है। तो हमने तो सबूत ले लिया, उसके पास से हमने कई जानकारी ले ली। अब हमारा ये कहना है कि अगर पाकिस्तान को सचमुच आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है तो पाकिस्तान भी डेविड हेडली का सबूत लो, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रायल पेंडिंग है, पाकिस्तान में साजिश हुई है और डेविड हेडली साजिश करता है, तो बता दे डेविड हेडली का, लेकिन पाकिस्तान नहीं करेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण है। यही हम पाकिस्तान को बार बार आजमा के देखते, हर नए प्रधानमंत्री, हर नई सरकार, हर नया गृह मंत्री वही प्रयोग करता है, और पाकिस्तान ने तो तय किया, उसके लिए तो ये युद्ध है। हम ही क्या कहे, इनोसेंट भी नहीं कह सकते, हमारी मूर्खता है कि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान मान सकता है, वो कभी नहीं मान सकता। ऐसे विषयों का एक ही उपाय है, वो पाकिस्तान का अंत। खैर वो तो आपका विषय नहीं है, लेकिन जिनका विषय उन तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी। बात तो आपने अभी एनआईए की ले ली, तो उस पर बड़ा राजनीतिक प्रभाव नहीं रहा, खास करके हिंदू आतंकवाद को एस्टेब्लिश करने के लिए उस एजेंसी का उपयोग किया गया। आपने ही हेडली की गवाही में ये बात हो गई कि समझौता एक्सप्रेस ये पाकिस्तान का ही हाथ था। नहीं, डेविड हेडली ने समझौता एक्सप्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा है, और इसमें क्या राजनीति चल रही इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अगर जानकारी भी है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इशरत वाले मामले पर क्या है? देखिए, इशरत का नाम तो हेडली ने लिया है। हेडली ने बताया कि इशरत भी लश्कर की एक थी ऑपरेटिव, इसके बारे में उसे मुजम्मिल भट्ट ने बताया है। बिल्कुल, मुजम्मिल भट्ट ने यह भी बताया है कि लखवी उस पर नाराज हुआ था क्योंकि वो बॉस्टॉप ऑपरेशन हो गया। और ये सवाल कैसे आया? जब हमने डेविड हेडली से पूछा कि महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा लश्कर तोयबा की क्या साजिश थी, तो उन्होंने गुजरात का नाम बताया, इसमें उसका नाम आ गया। फिर उसमें कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया, और उस कारण उस प्रक्रिया में भी काफ़ी आगे बदलाव आया है। कुल मिला के जो न्याय प्रक्रिया, आतंकवाद, ये आज भी बड़ा क्रिटिकल है। मतलब आप तो सौभाग्यशाली है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में काम कर रहे, इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप आपको कम झेलना पड़ता है, नहीं तो देश के बाकी राज्यों में इतना आसान नहीं है जितना महाराष्ट्र में आसानी से काम हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सब कुछ आसान है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तुम अगर मैं अभी उत्तर प्रदेश में था, लखनऊ में गया था हमारे दोस्त की शादी में। मैं उत्तर प्रदेश में 10 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, मैं लालजी टंडन का लड़का मेरा दोस्त है, उसकी यहाँ मैं गया था। तो उस वक्त भी मैंने कई लोगों से कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एक संस्था ऐसी है। नहीं, मैं आपकी मेहनत को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं आपकी मेहनत को नहीं कम आंक रहा हूँ, लेकिन ये सारा देश का चित्र बदलना जरूरी है। राजकीय हस्तक्षेप कह रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर
पॉलिटिकल मास्टर को कह दे कि भाई ये कहना गलत होगा, इस तरह से नहीं करता, मुझे पूरा विश्वास है पॉलिटिकल मास्टर्स उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। ये तो आपने कहा इसलिए ना, लेकिन लोग तो नंबर बढ़ाने के लिए अपनी बातों को उनको खुश करने के लिए और करते हैं, और इसलिए तो 35 साल लगे आपको पद्मश्री मिलने में, नहीं तो राज्यसभा भी मिल जाती अब तक। आपने टाइम निकाला, मैं आपका आभारी हूँ।